हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत आपके अपने यूट्यूब चैनल पीपीएस तेज में। मैं हूं पुष्पेंद्र सिंह और आज की वीडियो में हम नया टॉपिक लेकर के आए हैं। व्रत यानी सर्किल से संबंधित उसकी संपूर्ण जानकारी व्रत की आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो आपको उसकी जानकारी यहाँ पूरी मिलेगी। पूरी वीडियो देखना है तो पूरी जानकारी आपकी समझ में आ जाएगी। देखिए क्या है उसमें, देखते हैं क्या क्या आपको मिलेगा। यहाँ पर हम क्या बताएंगे, उसकी परिभाषा और चित्र के माध्यम से भी पूरा पूरा व्रत का पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ समझाने वाले हैं। ध्यान दीजिए क्या है। देखिए सबसे पहले क्या है, ये चीज जो यहाँ पर आपको मिलेगी इसमें देखिए क्या है। पहले बात करेंगे हम व्रत की। त्रिज्या, चाप, परिधि, केंद्र, व्यास और अर्धव्रत। व्यास और अर्धव्रत, उसके बाद जीवा, स्पर्श रेखा, छेदक रेखा, त्रिज्या खंड, व्रत खंड, परिव्रत, अंतःव्रत और चक्रीय चतुर्भुज। ये कैसे होते हैं, किसे कहते हैं, ये व्रत किसे कहते हैं, ये सारी चीजें इनकी परिभाषा सहित पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझाएंगे। वीडियो को पूरा देखना है, स्किप नहीं करना है, तभी आपकी समझ में सारी बातें आएंगी। आज देखिए हम वीडियो शुरू करते हैं। आगे देखिए, इसमें देखते हैं सबसे पहले व्रत क्या है। ध्यान दीजिए, यहाँ व्रत की बात कर रहे हैं ना, यानी सर्किल, इसे अंग्रेजी में सर्किल कहते हैं। इसी के ऊपर पूरा वीडियो है, उसको पूरा देखना है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर व्रत क्या है। व्रत देखिए, एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर गोलाकार पथ को व्रत कहते हैं। यानी ध्यान दीजिए, यहाँ पर एक बिंदु है, ये निश्चित है, इसकी जो है ये जो पथ है, ये गोलाकार आकृति, ये यहाँ सब जगह बराबर है, इसकी दूरी सब जगह बराबर है। ऐसी आकृति को व्रत कहते हैं। उसकी दूसरी भाषा में कह सकते हैं गोलाकार आकृति को व्रत कहते हैं। या इसमें और भी है, जैसे मान लिया आपने कोई बिंदु लगाया, उससे वहां पर कोई आकृति आप बना सकते हैं प्रकार से, तो वो भी एक व्रत होती है। लेकिन जो हमने लिखा है इसको ध्यान दीजिए, एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर गोलाकार पथ को व्रत कहते हैं। ये व्रत की परिभाषा, यही व्रत है। अब इसमें दूसरा देखेंगे क्या है, नीचे लिखा हुआ है त्रिज्या। अब नंबर आता है दूसरा त्रिज्या का। त्रिज्या क्या होती है, किसे कहते हैं त्रिज्या। ध्यान दीजिए, व्रत के बीचों बीच से सीमा तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। व्रत के बीचों बीच से, यानी बीच का बिंदु है, यहां से कोई हमने एक रेखा खींची, सीमा तक जाने वाली दूरी को, तो दूरी क्या है, यहां से यहां तक की दूरी, कहीं भी चाहे यहां आ जाए, यहां भी हो सकती है, कहीं भी हो सकती है। ये दूरी हमने खींच दी, ये दूरी, ये केंद्र आ गया इसका O और ये हो गया A। बात समझ में आएगी, O और A। और इसको हम कहते हैं त्रिज्या, इसे R से प्रदर्शित करते हैं, R से। तो ये त्रिज्या हो गई OA, त्रिज्या OA बराबर R, इसे R से कहते हैं। यानी इस दूरी को त्रिज्या कहते हैं। त्रिज्या व्रत के अंदर अनंत त्रिज्याएं होती है, असंख्य होती है, बहुत सारी त्रिज्याएं होती हैं। इसे इस तरह से भी जहां भी आप व्रत के केंद्र से व्रत पे जहां भी मिलाएंगे वो त्रिज्या हो जाएगी, यही त्रिज्या है। आगे देखते हैं चाप। आगे देखते हैं, ध्यान दीजिए यहां पर चाप। अब चाप क्या है, किसे कहते हैं चाप। ध्यान दीजिए, यहां पर व्रत की सीमा के रूप में उसका कुछ भाग या संपूर्ण भाग चाप कहलाता है। अब ध्यान देना है इसका, किस तरह से ये व्रत है, यानी व्रत की सीमा के रूप में, जो व्रत की सीमा है, यहां केंद्र बिंदु है, ये केंद्र बिंदु, ये व्रत है पूरा, ये व्रत बना हुआ है। इस व्रत पर कुछ भाग या संपूर्ण भाग चाप कहलाता है। देखिए कुछ भाग कैसे, जैसे यहां से देखिए ये ए बी सी, ये कुछ भाग है ए बी सी, ये भी चाप कहलाता है इतना। और या ये पूरा भाग इतना यहां तक, ये भी चाप है। और इसमें दो तरह के चाप होते हैं, दीर्घ चाप और लघु चाप। दीर्घ चाप और लघु चाप। दीर्घ माने बड़ा और लघु माने छोटा चाप। अब बड़ा चाप छोटा कैसे हो जाएगा, इसमें देखिए, अगर हमें दीर्घ चाप देखना तो इसमें दीर्घ चाप क्या होगा, यहां से देखिए ऐसे करके इस तरह से हो जाएगा, या ए पी सी, ये हो जाएगा इसका दीर्घ चाप, ए पी सी। या इधर से सी पी
ए, ऐसे ही हो जाएगा। या इधर से घुमा सकते हैं इसको दीर्घ चाप में ए बी सी पी, ऐसे घुमा सकते हैं। मतलब ऐसे बिंदु जिनकी ये जो आकृति गोल वाली है अधिक हो तो वो दीर्घ चाप होता है, और छोटी के लिए लघु चाप। यानी जैसे ये वाला चाप है यहां से ए बी सी, ए बी सी, इस तरह से छोटा चाप, यानी ये लघु चाप होता है। अगर उस वृत्त में ऐसे चाप हो जिसकी ये वाली गोल आकृति जो गोलाकार है ये ज्यादा है वो दीर्घ, और जिसकी कम है वो लघु चाप। ये होती है चाप जो आपने यहां देखा। दूसरा देखते हैं कि इसमें नेक्स्ट क्या है, परिधि। अब परिधि क्या है, ध्यान दीजिए यहां पर वृत्त के केंद्र से बाहर की ओर समान दूरी पर खींची हुई गोलाकार सीमा वृत्त की परिधि कहलाती है। ध्यान दीजिए यहां पर चित्र भी सम्यक बना हुआ है, यानी जो वृत्त का केंद्र है उसके बाहर एक गोलाकार आकृति है, ये बनी खींची हुई है, ये इसकी क्या कहलाती है, परिधि। यानी परिधि भी गोल आकृति होती है, ये परिधि है। और इसको अगर हम आयत में या वर्ग में देखेंगे तो उसको परिमाप कहते हैं, और दूसरी भाषा में परिमाप भी कह सकते हैं। तो ये क्या कहलाती है, वृत्त की परिधि। ये समझ में आ गई बात। यहां से ये त्रिज्या हो गई, इसकी दूरी भर के जो हम आकृति बनाते हैं ये गोल बनती है, ये परिधि कहलाती है। बात समझ में आ गई। आगे देखिए इसमें क्या है, आगे है इसमें केंद्र क्या होता है। नेक्स्ट देखते हैं केंद्र बिंदु। क्या है केंद्र बिंदु, ध्यान दीजिए ये है केंद्र। इसका वृत्त का जो केंद्र है क्या है, वृत्ताकार परिधि के बीचों बीच स्थित बिंदु वृत्त का केंद्र कहलाता है। अब वृत्त का केंद्र का है, जैसे हम मान लिया कोई वृत्त बनाते हैं, प्रकार से बनाते हैं, जहां प्रकार की नोक रखते हैं तो वो उसका केंद्र बिंदु आ जाता है। तो इसको परिभाषित किया गया है, वृत्ताकार परिधि के बीचों बीच स्थित बिंदु वृत्त का केंद्र कहलाता है। ये इसका केंद्र बिंदु है। ये निशान जो है इसको हम ओ से प्रदर्शित करते हैं, और यहां से जो हम ये गोल आकृति बनती है ये इसकी परिधि कहलाती है। यही तो परिधि है ना, ये चीज परिधि है। अब भी इसका केंद्र बिंदु है। बात समझ में आ गई। अब आगे देखिए अर्धवृत्त एवं व्यास। अर्धवृत्त और व्यास क्या होता है, जैसे यहां देखिए, यहां पर चित्र आपके सामने है। संपूर्ण वृत्त का आधा भाग, जो संपूर्ण वृत्त है, ये जो वृत्त है ये बना हुआ है, अगर हम उसके दो भाग करते हैं तो कहलाता है क्या, आधा भाग अर्धवृत्त कहलाता है। ये देखिए ये रेखा खींच गई बीच में, तो इसके दो भाग हो गए, आधा भाग ऊपर आधा भाग नीचे। तो ये दोनों क्या हो गए, आधे आधे भाग हो गए, और आधे भाग को ही अर्धवृत्त कहते हैं। दोनों अर्धवृत्तों के मध्य की रेखा वृत्त का व्यास कहलाती है। ये ध्यान दीजिए, यानी इसके बीच में जो दोनों अर्धवृत्त हो गए, ये जो लाइन खींच गई, ये रेखा खींचती है ए और बी, ये कहलाती है व्यास। और इसके तो परिभाषित देखिए ऐसे भी हो सकता है, त्रिज्या का 2 गुना होता है, वो भी व्यास कहलाता है। किसी वृत्त के मध्य केंद्र से जाती हुई जो रेखा है वो भी व्यास कहलाती है। तो कई तरह से इसको हम कह सकते हैं, जो हमने यहाँ दिखाया है उसको ध्यान से देखिए कि क्या होते हैं। दोनों अर्धवृत्तों के मध्य की रेखा व्यास कहलाती है। ये वृत्त है, ये बीच में खींच रही है, और ये जो है इस व्यास को, ये जो व्यास है इसको जीवा भी बोलते हैं। सबसे बड़ी जीवा होती है वृत्त की। कभी आता है सवाल कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कौन सी होती है, तो उसमें आप लिख सकते हैं कि व्यास जो है सबसे बड़ी जीवा होती है। आगे दूसरा नंबर देखते हैं क्या है। आगे देखते हैं क्या है, जीवा। अब जीवा को देखना है क्या होती है जीवा। ये वृत्त की परिधि पर स्थित अलग अलग दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को वृत्त की जीवा कहते हैं। देखिए ये वृत्त है, इसमें दो बिंदु, एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है। अगर हम इसको मिला देते हैं तो क्या बन जाती है, जीवा। और एक वृत्त के अंदर असंख्य जीवाएं होती हैं, बहुत सारी जीवाएं होती हैं। ध्यान दीजिए यह केंद्र है, तो इसमें कितनी जीवाएं बन सकती हैं। जैसे यहाँ पर तो आपको एक जीवा दिखाई दे रही है, तो इस तरह से असंख्य जीवाएं, ये सब जीवाएं हैं। जो ये सब क्या है, ये जीवाएं हैं। ये जीवाएं ऐसे भी हो सकती हैं, इस तरह से भी हो सकती है, किधर भी। मतलब वृत्त के अंदर केवल दो बिंदुओं को मिलाना है तो वो जीवा बन जाएगी। चाहे आप ऊपर से नीचे और चाहे इस साइड से कैसे भी उसको बनाइए, वो क्या कहलाएगी, जीवा कहलाएगी। और यदि वृत्त के केंद्र से जीवा होकर के जाती है, कोई रेखा जाती है
तो ये कहलाती है सबसे बड़ी जीवा। व्यास होता है लेकिन सबसे बड़ी जीवा होती है। और भी जीवा आप बना सकते हैं इसके अंदर इस तरह से, ये भी जीवा है, इस तरह से भी ये जीवा है। दिए गए परिभाषा को, वृत्त की परिधि पर स्थित अलग अलग दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को जीवा कहते हैं। अलग अलग बिंदु हैं, ये देखो बिंदु अलग मिल गए, ये बिंदु अलग मिले, ये बिंदु अलग है। तो इस तरह से उसके अंदर बहुत सारी जीवाएं होती हैं। जो भी रेखाएं हैं इसके अंदर और वृत्त से वृत्त तक बनती है तो वो सब जीवाएं, तो ये होती है जीवा। दूसरे आगे क्या है, स्पर्श रेखा। अब स्पर्श रेखा क्या होती है, स्पर्श से पता चल रहा है जैसे छूना, स्पर्श माने छूना। तो ये ऐसे ही है, किसी वृत्त की परिधि, किसी वृत्त की परिधि को एक बिंदु से स्पर्श करते हुए खींची गई रेखा स्पर्श रेखा कहलाती है। ध्यान दीजिए, यहां पर ये वृत्त है बना हुआ, ये वृत्त जो परिधि है, ये वृत्त की जो परिधि है, इस कहीं पर भी एक बिंदु, मतलब जहां भी वृत्त पर कोई भी एक बिंदु लीजिए, कहीं भी, जैसे ये बिंदु एक ले लिया, इसका क्या है मानना, ये पी बिंदु है। अब इस पी से हमने एक ये रेखा खींची, ये कहलाती है स्पर्श रेखा। ये इस बिंदु को छू करके आ रही है। यदि ये रेखा अंदर आ जाती है तो स्पर्श नहीं कहलाएगी, और इससे अलग अगर ऐसे खींचती है रेखा तो देखिए यहां अंतर आ रहा है, तो ये स्पर्श रेखा नहीं है। स्पर्श का मतलब सीधा है इस परिधि को छू करके जाना है, वही स्पर्श रेखा है। बात समझ में आ गई स्पर्श रेखा की। अब आगे देखते हैं इसमें छेदक रेखा, त्रिज्या खंड, ये आगे देखते हैं। आगे देखते हैं छेदक रेखा। ध्यान दीजिए, यहां पर छेदक रेखा क्या होती है, ध्यान, चित्र भी देख रहे हैं आप सामने। जो रेखाखंड वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को काटता हुआ जाए उसे छेदक रेखा कहते हैं। बात समझ में आ गई होगी इतनी अवजा। जैसे वृत्त है, ये वृत्त बना हुआ है, इस वृत्त में कोई भी एक रेखा आर पार इस वृत्त को कर दे, चाहे वो इस तरह से हो, चाहे ऊपर से नीचे हो, और दो बिंदुओं पर वो इस तरह से छेदक कर देती है, तो वही छेदक रेखा होती है। जैसे ए और बी, ये रेखा खींची गई है, ये इस बिंदु से भी आगे बढ़ गई, इधर को भी आगे है, तो ये छेदक रेखा, यानी कि इस वृत्त में दो बिंदुओं से पार हो गई दोनों तरफ, तो ये छेदक रेखा होगी। और इससे जो है जीवा का निर्माण भी होता है छेदक रेखा से। अगर हम यहां तक इस बिंदु तक देखते हैं, यहां तक देखेंगे तो ये जीवा होती है, और ये बाहर निकल गई तो ये कहलाती है छेदक रेखा। छेदक से पता चल रहा है, छेद करने वाली जो उसमें पार हो जाती है वही छेदक रेखा। ये समझ में आ गई आपकी। तो दोस्तों आगे देखिए त्रिज्या खंड। वृत्त की दो त्रिज्याओं, ध्यान देना है इसमें, वृत्त की दो त्रिज्याओं और वृत्त के लघु चाप के बीच के क्षेत्र को लघु त्रिज्या खंड, और वृत्त के दीर्घ चाप के बीच के क्षेत्र को दीर्घ त्रिज्या खंड कहते हैं। अब इसको समझ लीजिए कैसे। जैसे ये वृत्त बना हुआ है, इसमें दिया गया है वृत्त की दो त्रिज्याएं, वृत्त में दो त्रिज्याएं जो वृत्त के केंद्र से वृत्त तक आती है, ये लाइन जो आती है ये त्रिज्या कहलाती है। वृत्त के केंद्र से वृत्त तक जो ये दूरी होती है त्रिज्या कहलाती है। एक त्रिज्या हो गई, ये दूसरी त्रिज्या हो गई, तो दो त्रिज्याओं वृत्त के लघु चाप के बीच के क्षेत्र। और लघु चाप क्या है, ये वाला ए एम बी, ये लघु चाप कहलाता है, छोटा चाप है ना, तो ये लघु चाप कहलाता है। ठीक है, क्षेत्र को लघु त्रिज्या खंड, तो ये जो है ये लघु त्रिज्या खंड हो गया। इतनी बात समझ में आ गई, ये लघु त्रिज्या खंड हो गया। अब क्या कह रहा है वो, दीर्घ वृत्त के दीर्घ चाप के बीच। अब दीर्घ चाप कौन सा है, यहां से जैसे ए, और इधर को घुमा दीजिए, यहां रख लीजिए पी, ए पी बी। अगर मान लिया आप सीधा ए पी कहते तो इधर भी आ सकता है, इधर, लेकिन पी बीच में आ गया तो ए पी बी, तो ये कहलाता है दीर्घ चाप। क्या कहलाता है, दीर्घ चाप। तो दीर्घ चाप वाला जो क्षेत्र है यही दीर्घ त्रिज्या खंड है। यानी इस त्रिज्या, यानी जो इस त्रिज्या से वृत्त बना है और ये इसका खंड बन गया, यही बड़ा यानी त्रिज्या खंड है दीर्घ, और ये लघु त्रिज्या खंड, ये वाला। इतनी बात समझ में आ गई, लघु त्रिज्या खंड, और इधर को घूम जाएगा तो ये हो जाएगा दीर्घ त्रिज्या खंड। ये आपकी समझ में आएगा। आगे नेक्स्ट देखते हैं, आगे देखते हैं वृत्त खंड क्या है। ध्यान दीजिए यहां पर, वृत्त खंड वृत्त की जीवा द्वारा विभाजित किए गए दो खंडों में से प्रत्येक
वृत्त खंड कहलाता है। प्रत्येक खंड जो है उसका वो वृत्त खंड कहलाता है। छोटे भाग को लघु वृत्त खंड तथा बड़े भाग को दीर्घ वृत्त खंड कहते हैं। बात इतनी समझ में आ गई होगी कि एक वृत्त है और उसके जीवा द्वारा उसके दो भाग किए गए। जैसे ये वृत्त है, ये वृत्त देख रहे हैं आप, इसके हमने एक जीवा खींची P और Q। ये जीवा यहां भी खींच सकती है, यहां भी खींच सकते हैं, इसे ऊपर भी खींच सकते हैं, यहां भी खींच सकते हैं, ऐसे भी खींच सकते हैं, ऊपर से नीचे भी खींच सकते हैं। तो उस वृत्त के दो भाग होंगे, एक छोटा भाग, एक बड़ा भाग। तो जैसे यहां पर देखिए जिसमें बिंदु लग रहे हैं, ये यहां वृत्त का एक भाग हो गया, तो ये छोटा भाग दिखाई दे रहा है आपको, तो इसको कहेंगे हम लघु वृत्त खंड। और दूसरा भाग जो आपको व्हाइट चमक रहा है, बिल्कुल ये बड़ा भाग है, इसको कहेंगे दीर्घ वृत्त खंड। बात समझ में आ गई? दो भाग हो गए, तो ये लघु वृत्त खंड, ये दीर्घ वृत्त खंड, और यही वृत्त खंड कहलाता है। दूसरे आगे देखते हैं इसमें परिवृत्त। अब परिवृत्त क्या है, इसको ध्यान से देखिए। किसी ज्यामितीय आकृति, ज्यामितीय आकृति आप जानते हैं, ध्यान दीजिए यहां पर क्या है, जैसे चतुर्भुज, त्रिभुज, इस प्रकार की कोई भी आकृति हो, उसके बाहर खींचा गया ऐसा वृत्त जो उस आकृति के प्रत्येक कोणीय शीर्ष को स्पर्श करे, परिवृत्त कहलाता है। चित्र आपके सामने है, ये त्रिभुज बना हुआ है, इसका केंद्र बिंदु है, हमने केंद्र को, और ये बाहर जो वृत्त बना हुआ है ये इसके तीनों कोणों को छूता हुआ जा रहा है, स्पर्श कर रहा है। इस कोण को भी, यानी जो ये शीर्ष है त्रिभुज का, ये शीर्ष भी और ये शीर्ष भी, तीनों को स्पर्श कर रहा है, तो ये कहलाता है परिवृत्त। मान लिया आपने चतुर्भुज बनाया है, तो चतुर्भुज में भी उसके चारों कोणों को, चारों शीर्षों को स्पर्श करता हुआ एक जो वृत्त बनेगा, तो वो कहलाता है परिवृत्त। बात समझ में आ गई? कोई सी भी आकृति हो, उसके अगर बाहर बनेगा वृत्त और उसके जो शीर्ष है उसको छूता हुआ, स्पर्श करता हुआ, तो समझ लीजिए वो क्या है, वो परिवृत्त है। इसी को परिवृत्त कहते हैं। आगे नेक्स्ट देखते हैं, आगे देखते हैं अंतःवृत्त किसे कहते हैं। ध्यान दीजिए यहां पर अंतःवृत्त, अंतः का मतलब अंदर, अंदर से पता चल रहा है अंदर है ना। किसी ज्यामितीय आकृति जैसे त्रिभुज, चतुर्भुज के अंदर स्थित ऐसा वृत्त जिसकी परिधि उस आकृति की प्रत्येक भुजा को स्पर्श करे, अंतःवृत्त कहलाता है। चाहे वो त्रिभुज हो या चतुर्भुज हो, पंचभुज हो, कोई सी भी चीज हो, उसके अंदर ऐसा वृत्त बनाना है, ऐसा वृत्त बनेगा जिसकी भुजा को ये वृत्त स्पर्श करे। जैसा आप देख रहे हैं ये त्रिभुज है ABC, इस वृत्त ने इस भुजा को भी यहाँ भी छू रखा है, ये यहाँ ये स्पर्श करा, यहाँ भी स्पर्श है और यहाँ भी स्पर्श है। ऐसी आकृति जो कहलाती है अंतःवृत्त। बात समझ में आ गई दोस्तों? ध्यान दीजिए यहाँ पर। अब आगे है चक्रीय चतुर्भुज। क्या है आगे? चक्रीय चतुर्भुज। वह चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष किसी वृत्त की परिधि को अलग अलग चार बिंदुओं पर स्पर्श करें, तो वह चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है। और उसके आमने सामने के जो कोण होते हैं, यानी सम्मुख कोण होते हैं, उनका योग 180 अंश होता है। बात समझ में आ गई? चक्रीय चतुर्भुज यानी जैसे वृत्त है, इस वृत्त पर कहीं भी चार बिंदु अलग अलग हो, चार बिंदु, ये यहां भी है, यहां, इस तरह से ये अलग अलग भी हो सकते हैं। ये बिंदु यहां हो सकता है, ये इधर हो सकता है, यानी ये बिंदु किसी भी रूप में इस वृत्त पर अलग अलग होने चाहिए। तो समझ लिए, फिर उनको मिला देंगे तो वो बन जाएगा चक्रीय चतुर्भुज। इसे चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। एक वृत्त के अंदर चार बिंदुओं से जो आकृति बनती है वो चक्रीय चतुर्भुज कहलाती है। कोणों का योग 180 अंश, यानी ये वाला कोण और ये कोण अगर हम दोनों को जोड़ेंगे तो 180 अंश आएगा। ये कोण दोनों जोड़ करके 180 अंश होंगे। मान लिया इस कोण का दिया है, अगर ये कोण दिया है आपका, कितना दिया है, अगर ये दिया है 100 अंश, तो आप इसे बता सकते हैं कितने का है। 180 में से घट जाएगा तो कितने का जाएगा, 80 अंश का जाएगा। कोई सा भी कोण, मान लिया इधर का कोण दिया है, अगर ये 70 अंश दिया है तो ये कोण कितने का होगा, 110 का हो जाएगा। तो हम इसका कोण आराम से निकाल सकते हैं, कोण का मान भी आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि जब सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है तो 180 में से घटा देना है तो कोण का निकल करके आ जाएगा, उसका मान निकल जाएगा। तो इस तरह से आज की वीडियो में वृत्त यानी सर्किल का पूरा कॉन्सेप्ट
क्या होता है उसके विषय में आपने जाना, उसका परिभाषा चित्रों सहित पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपने देखा है, तो वीडियो आपकी समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, कमेंट में लिख करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा है। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबाइए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसी तरह से हम आपके लिए कुछ हिंदी गणित की वीडियो लाते रहेंगे, तो आप देखते रहिए। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे हम एक नई टॉपिक के साथ। जय।